सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के आज तक इंसान ने जितनी भी चीज़ें ढूंढी हैं, उनकी गणना रखना इंसानी शक्ल का एक हिस्सा रहा है। हर चीज़ को गिनना, उससे अंदाज़ा लगाना और आगे बढ़ना, ये इंसानी फितरत की एक जर्नी रही है, एक यात्रा रही है। ज्योतिष गणना सदियों से हमारा हिस्सा रहा है, अपने आप में एक बृहद ज्ञान है ज्योतिष। और ज्योतिष के बारे में हमेशा लोग ज्योतिष की तरफ आकर्षित होते रहे हैं, ज्ञान की आकांक्षा को लेकर। आज हम भी इस ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन अपने बारे में कोई गणना करवाने के लिए नहीं, हम ज्योतिष के बारे में जानने, समझने और किस तरह से इन गणनाओं को किया जाता है, किस तरह से इनका उपयोग होता है, किस तरह से हमारे जो मानव हैं, मानव किस तरह से इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ज्योतिष पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य मदन मोहन दास जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद, सबसे पहले आपने एक शॉर्ट नोटिस पे हमको समय दिया। हम लोग अगर ज्योतिष की बात करें और ज्योतिष में आपकी बात करें, तो ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा, या पहली बार आपको कब लगा कि मुझे ज्योतिष की तरफ आना चाहिए? कैसे रुझान बढ़ा और कैसे आप इस क्षेत्र में आए? दादाजी मेरे स्पिरिचुअल गुरु रहे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे, तो वो ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जानते थे। फेस रीडिंग, हस्तरेखा से बहुत सारी चीज़ें बताते थे वो। तो उससे जो है मुझे बड़ी रुचि उत्पन्न हुई और फिर धीरे धीरे में वहीं से मैंने अभ्यास करना शुरू किया। वैसे मैंने डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद मैं ऋषिकेश में 96 में चला गया। मैंने ज्योतिष पे बहुत सारी हस्तरेखा पे पढ़ाई की। मुझे लगा कि और ज़्यादा डीप में पढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए मैं ऋषिकेश में मुंबई चला गया। वहाँ पे मैंने डिग्री के लिए प्रयास किया, मैंने कई जगह सर्च किए। अब एक जगह एडमिशन तो मैंने ले ली, अब दिक्कत थी कि मैं उस फीस को कैसे भर पाऊँगा। तो एक बड़ा चैलेंजिंग था कि कई सालों तक मैं ऋषिकेश में गुरुजी के साथ रहा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में। पर जब मैं इसमें आया तो सबसे बड़ी समस्या थी कि अब फीस किस तरह से भरेंगे। तो उसके लिए मैंने एक भगवद गीता है, कंठीमाला है, इस तरह के छोटे से स्टॉल लगाकर उसी स्टॉल से मैं थोड़ा बहुत कमा लेता था। वहीं से मैंने उसकी जो फीस थी थोड़ी थोड़ी करके मैंने पे की थी और उसी स्टॉल पर बैठकर मैं अपनी पढ़ाई करता था और कॉलेज के जो भी लेक्चर्स होते वो अटेंड करता था। इस तरह से मैं 4 साल का कोर्स जो है कंप्लीट किया। अच्छा, तो जब आपकी पढ़ाई के दौरान आपने जब ज्योतिष पे स्टडी किया, क्या पढ़ना होता है ज्योतिष के लिए? बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जैसे आप उनको अगर थोड़ा सा कोई गाइडेंस ऐसे देना चाहिए कि ज्योतिष अगर करना है तो क्या उसमें जो मूल पढ़ाई है वो क्या है? जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो चलो साइंस के सब्जेक्ट्स में डिग्री लेते हैं, ज्योतिष के लिए क्या मुख्यतः उन्हें पढ़ना होता है? देखिए, इसमें जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये 9 ग्रहों के बारे में विस्तार से बताती है और 27 नक्षत्र, ये ग्रह नक्षत्र, ये जो ज्योतिष है बेसिकली टोटली ग्रह और नक्षत्रों पे आधारित है। तो हर ग्रह, जितने 9 ग्रह है और 27 जो नक्षत्र हैं, उसका व्यक्ति के जीवन में किस तरह से परिणाम होता है, इसके विषय में एक एक ग्रहों के बारे में बड़ी विस्तार से उसके बारे में बताया गया है। तो जनरली हम जैसे कोई भी किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं, हमने कुछ भी सीखा है, जो एजुकेशनल पार्ट की मैं बात करूं, तो किसी भी चीज़ का एक मूल सिद्धांत है। जैसे मान लो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के पीछे जितनी भी थ्योरीज आई हैं, जितने भी रिसर्च हुई हैं, उनको सिद्धांत बना करके उसके थ्योरम्स के ऊपर हमें एक करिकुलम मिलता है स्कूल में, कॉलेज में, जिसको हम पढ़ते हैं और जिससे हम सीखते हैं। ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? किन चीज़ों पर आधारित है ये पूरी गणना, जो एक कैलकुलेशन है, ये किस चीज़ पे आधारित है? और क्या हमारे जो इसका डेली रूटीन है हमारी लाइफ का, उसमें एक आम आदमी की ज़िंदगी में किस तरह से उन सिद्धांतों का उपयोग हो रहा है? बेसिकली सिद्धांत 3 प्रकार के हैं। एक है सिद्धांत स्कंध है, एक होरा स्कंध है और एक संहिता स्कंध है। सिद्धांत स्कंध का मतलब हो गया कि कोई वैज्ञानिक जब कोई कल्पना करता है, कोई साइंटिस्ट कोई कल्पना करता है, तो उस कल्पना को वो प्रूव करता है अपने सिद्धांतों के द्वारा, तो वही सिद्धांत बनता है। ये बेसिकली भौगोलिक विज्ञान और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन इन ग्रह और नक्षत्रों की होती है, और वही यह ज्योतिष शास्त्र जो है
सिद्धांत कहलाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग जनरली जो साइंस को मानने वाले लोग हैं या साइंस के बिलीवर हैं या स्टूडेंट हैं, उनको आसान नहीं होता है उनको ये ज्योतिष और इस चीज़ की चीज़ें समझा पाना। और आप कह रहे हैं कि प्योर मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट आ रहा है। जी देखिए, जितने भी ग्रह नक्षत्र है उसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ये हमारे वैदिक शास्त्रों में कई साल, हजारों साल पहले इसके बारे में मेंशन किया गया है, और आज भी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम ग्रहण या बाकी चीज़ों के या मंथ्स का जी डेटा हम लोग रखते हैं। जी जी। तो आप देखिए उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो स्पीड है, कई साल पहले, कई सालों पहले हमारे जो ऋषिगण है उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया है, और शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। तो वो बहुत सटीक है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो अगर हम लोग आम लोगों की तरफ से इसको देखें, अगर हम लोग एक जो एक आम आदमी जिसका ज्योतिष से बहुत ज़्यादा मीन्स उसका इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर हम कहें कि इसका प्रभाव उस पर होना या इसका प्रभाव एक आम जनमानस के दैनिक कार्यों में होना, किस तरह से ज्योतिष इम्पैक्ट करता है उसको या कर रहा है, इस पर अगर आप अब देखेंगे बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है कि बाय बर्थ बचपन से बहुत चंचल होता है, और एक बच्चा हो तो बहुत शांत होता है ना, और एक बहुत नटखट होते हैं, और एक बहुत शांत होगा। अब जो चंचल है, नटखट है, फ्लक्चुएटिंग माइंड है जिसका, उस बच्चे के पत्रिका को अगर देखेंगे, उस कुंडली को अगर ओपन करके देखेंगे, तो उसका चंद्र निश्चित रूप से खराब होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्र खराब है, अब वो मानता है या नहीं मानता है, मगर चंद्र अगर पत्रिका में, कुंडली में उसके खराब है, तो उसके लक्षण बताएंगे। उसके क्या लक्षण है? वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंडेड होगा, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, वो अंधेरे से बहुत जल्दी उसको डर लगेगा। अब पानी देखेगा, पानी, नदी, तालाब, जिस तरह ऊंचाई पे अगर गया, ऊंचाई पे खड़ा है, तो उसको ऊंचाई से डर लगेगा, हाइट से, और बहुत जल्दी क्रोध आएगा उसको। इम्पेशंस, मतलब उसमें जो पेशेंस होते हैं, वो धैर्य जो होता है, वो धैर्य की कमी होती है उसकी, चंद्र खराब होने पे होगा। यही अगर चंद्र बलवान होगा, तो आप देखिए वो बहुत पेशेंस होगा उसमें, कोई उसको गुस्सा कर रहा है, कोई उसे डांट रहा है, मगर वो बहुत शांत खड़ा हुआ है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये प्रभाव होता। ये तो एक मैंने आपको चंद्र के बारे में बताया, इसे हर ग्रह के इफेक्ट, इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के डेली रूटीन, मतलब उसके नेचर में वो दिखेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका हमारी पर्सनालिटी के ऊपर या हमारे सोचने के तरीके या बिहेवियर के ऊपर बड़ा एक प्रभाव होता है, मीन्स ज्योतिष का या ग्रहों का, जिसको हम लोग कहें। ज्योतिष आजकल एक बड़ा एक मतलब जिसे बोलते हैं फैशनेबल सब्जेक्ट भी है, और इसमें अगर हम इसे फैशनेबल, मैं इसे कह रहा हूँ तो फैशनेबल कहने का सेंस ये है कि इसकी आजकल रीब्रांडिंग हुई है, और मतलब नए तरीके से भी ये मार्केट में हमें सुनने में मिलता है, जिसमें बड़ा रोल जो होता है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का है। तो क्या फ़र्क है, मीन्स अगर हम लोग बात करें हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या जो हमारी इंडियन एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी है उसमें, और जिसको अभी हम आजकल देख रहे हैं वेस्टर्न जो इस पे अपना टेक रख रहा है, उसको लेकर के आपका क्या मानना है, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों के बीच में? देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, जिसमें उनकी जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली सूर्य के आधार पर निर्भर है। ठीक है। तो जन्म के समय में सूर्य जिस राशि पे होगा, वही उसकी सूर्य साइन, मतलब सूर्य साइन, सन साइन कहते हैं जिसे, ठीक है, वो होगा। और सूर्य जो है एक राशि में 30 दिनों तक रहता है। 30 दिनों बाद वो दूसरे राशि में प्रवेश करेगा। अब देखिए कि अगर सूर्य 30 दिनों तक एक ही राशि में है, तो 30 दिनों में, एक महीने भर में 30 दिनों तक जितने बच्चे जन्म लेंगे वो सारी एक ही राशि के होंगे। हमारी वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है, प्राचीन जो बहुत शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, वो क्या कहता है कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो चंद्र के आधार पर है। तो चंद्र जन्म के समय में चंद्र जिस राशि में होगा वो मून साइन कही जाएगी, चंद्र राशि। अब चंद्र राशि जो है, चंद्र जो है 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है,
ओके। तो अगर महीने भर की कैलकुलेशंस करेंगे आप तो लगभग 10 से 11 राशियों में महीने भर में प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश कर जाता है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो एक्यूरेसी की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। कंपेरेटिव हमें हमें नैरो डाटा मिल रहा है ना, हमें एक ऐसा डेटा मिल रहा है जो बहुत प्रिसाइज है। हाँ जी, है ना, उसमें अगर हम 2.25 दिन की बात कर रहे हैं, पूरे एक महीने की बात कर रहे हाँ हैं, जी, तो 2.25 दिन वाला ज़्यादा उसकी प्रिसाइज, एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ये रहा कि जैसे सनशाइन, हमने कहा कि चंद्र जो है 2.25 दिनों में अपने एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करता है। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कैलकुलेशन, उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज ज़्यादा है। दूसरी बात, वो 10 ग्रहों को मानते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये 10 ग्रहों को वो मानते हैं। हमारे इसमें रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस 9 ग्रहों को हम मानते हैं हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। राहु केतु को जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। राहु केतु को वो कैलकुलेट ही नहीं करते। ठीक है। और हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्ले लोग राहु केतु की दशा, महादशा में बड़ा डरते भी हैं। बड़ा डरते भी है। अगर वो अच्छा है तो वेरी गुड, अगर वो खराब होता है तो बहुत बुरी तरह से व्यक्ति को पटक देता है, इम्पैक्ट करता है। तो इसमें जैसे जनरली हम लोग भी एक चीज़ देखते हैं कि आपने जो अभी बात करी, जो सूर्य होता है वो 30 डेज में मूव करता है दूसरी राशि के अंदर जी। तो उसमें जैसे अमूमन अखबार में या कहीं पे हम लोग देखते हैं कि इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक जो जन्मे हुए लोग हैं उनका जो ज्योतिष के अकॉर्डिंग आज का दिन कैसा निकलने वाला है, तो उस तरह से होता है। एक होता है जिसमें वो अलग अलग इस सीधा आता है इस राशि के लोगों का दिन ऐसा इसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम दोनों पढ़ा करता था मैं, उसमें कन्फ्यूजन 12 राशि हो गया। हाँ, कि मेरी राशि जो है मेरे नाम के अकॉर्डिंग धनु है, लेकिन अगर आप मेरा डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो एरीज होता है, मेष होता है। तो मैं ये देखने की कोशिश करता था कि इस वाले में ज़्यादा बेहतर है आज का दिन और वो क्या ख़राब है तो क्या किया जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा जो प्रिसाइज है वो हमारा वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है वो ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा है। ये कुंडली बनाते हैं जन्म के समय, इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में? जैसे अमूमन हर कोई भी इवेंट हम लोगों की लाइफ में होता है, हर बार कुंडली मांगी जाती है, तो क्या रोल है कुंडली का और क्या रोल है उसमें ज्योतिष का? देखिए, बेसिकली जो ज्योतिष है वो एक प्रकार से आपको गाइड करती है, आपके आने वाले जीवन के बारे में ये बहुत कुछ बताती है। बेसिकली जो ज्योतिष जो है, आपके प्रारब्ध, जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी पत्रिका देखी जाती है। अगर वो देखने का मतलब, पत्रिका का मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रारब्ध है वो हम देखते हैं कि अपने साथ वो क्या प्रारब्ध लेकर आया है। तो हम उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, उसका फ्यूचर देख सकते हैं और प्रेजेंट भी देख सकते हैं। दूसरी बात मैंने जैसे कही कि ज्योतिष एक आपको गाइड करता है, फ्यूचर के बारे में आपको बताता है कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती है। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई करते हैं और जॉब किसी और फील्ड में कर रहे हैं। हाँ, आजकल अमूमन होता है कि भाई बीटेक कर लिया, उसके बाद बैंक में जॉब कर रहे हैं। हाँ, कुछ पढ़ाई कुछ कर ली और फील्ड, जो करियर फील्ड है, मतलब जो जहाँ पे जॉब करनी है वो कुछ और ही हो गई। तो ज्योतिष आपको ये गाइड करता है कि किस फील्ड में, किस क्षेत्र में आप पढ़ने से आपको ग्रोथ होगी। तो एक तो ये रही। दूसरा, आपकी मैरिज पार्टनर, आपका जो मैरिज पार्टनर होगा वो किस तरह का होगा, इसमें बड़ा रोल होता है कुंडली का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये। अब मॉडर्न जनरेशन जो है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानते। वो सोचते हैं कि हमने एक दूसरे से प्यार किया है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो हम शादी के बाद सोचते हैं कि विल बी कंटिन्यू। ये तो अच्छी बात है, कंटिन्यू रहे। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से वो कंटिन्यू करे, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुंदर हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, भक्तिमय हो। परंतु जब देखा जाता है कि जब वो मैच नहीं करते हैं तो ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता ही होता है, निश्चित रूप से होता है। इसमें हम कई चीज़ें देखते हैं। एक दूसरे का स्वभाव मैच करता है, वो मैच करते हैं। जब मैचिंग होती है
मैरिज के लिए जो मैचिंग करते हैं, उस समय ये 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से देखते हैं। एक तो क्या दोनों का स्वभाव मैच करता है, क्या दोनों की राशियाँ मित्र राशियाँ है या शत्रु राशियाँ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, क्या इनको होने वाली संतान में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, संतान स्थान दोनों का ठीक है या नहीं है। तीसरा, पारिवारिक जो रिलेशंस हो गए, लड़की जिस घर में आएगी उस लड़की का अपने जो ससुराल पक्ष है उस परिवार के हर सदस्य के साथ इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, पति के साथ बिहेवियर कैसा रहेगा, क्या बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेगी, क्या अपनी जिम्मेदारी को ठीक से कर पाएगी, क्या ये चीज़ें भी देखी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाता है कि क्या उसके, जैसे आप हमारे वैदिक जो सनातन धर्म पद्धति है उसमें आपने सुना होगा कि स्त्री को जब विवाह के बाद बहू जिसे कहते हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बिल्कुल, ग्रह लक्ष्मी भी कहते हैं हम उसे। बिल्कुल, ठीक है, तो ये जरूर देखा जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में उस स्त्री का या लड़की का आने से इसके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ होगी या नहीं, रहने वाला है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है, तो वो जरूर हम देखते हैं। तो इस तरह से मैचिंग जो मैचिंग होती है उसमें ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण। और अगर कई बार जैसे देखा जाता है कि कुछ लोग इस डर के मारे नहीं दिखाते हैं कुंडली की, अगर मैच नहीं हुआ तो। खैर देखिए, हमारे सनातन धर्म पद्धति की एक विशेषता ये है कि हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र है, अगर हमारे कोई ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, उसके गलत इम्पैक्ट हमारे जीवन पे हो रहे हैं, जिससे मैं बीमार हो रहा हूँ या मेरा कंसंट्रेशन पावर नहीं है या मैं कोई भी जो काम कर रहा हूँ उस काम में मेरी ग्रोथ नहीं है, तो हमारे वैदिक सनातन पद्धति ज्योतिष में इसके रेमेडीज दी गई है, उपाय दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारी प्रकार की शांतियाँ हैं, दोष निवारण है और अनुष्ठान है, पूजन है, अनन्य प्रकार के पूजन, इसके द्वारा उसकी शांति होने से उसके जीवन में निश्चित रूप से ग्रोथ दिखेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने अपनी मैच मेकिंग के लिए कुंडली लेकर के आया और उसे बैक ऑफ द माइंड ये डर है कि अगर नहीं मिली तो शायद ये जो हम लोग प्रयोजन करने का सोच रहे हैं नहीं हो सकता, तो आप ये कह रहे हैं कि मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर मिल नहीं रही है तो उसका कोई निवारण नहीं है, उसके उपाय हैं, वो एक प्रॉब्लम मात्र है। हाँ, उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाना चाहिए, पर उसका निवारण होता है निश्चित रूप से। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं, बहुत रेयर, कम होते हैं, जिसमें पत्रिका कुंडली जब हम मैच करते हैं तो देखते हैं कि उसमें चांसेस बहुत कम है रेमेडीज के। जैसे बहुत सारे आप देखेंगे कि संतान नहीं होती है। मुझे याद है एक MBBS डॉक्टर मेरे पास आए जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो बेसिकली डॉक्टर, हाँ, और उससे संतान नहीं हो रही थी। तो वो जब मेरे पास आए तो उससे सारे रिपोर्ट्स लाए, उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, मगर संतान नहीं हो रही थी। तो जब मैंने पत्रिका को स्टडी किया तो मैंने देखा कि उसके पत्रिका में संतान है ही नहीं, योग ही नहीं है, दत्तक योग उसके पत्रिका में था। कि आपको संतान दत्तक योग दिखा रहा है तो आपको दत्तक ही गोद लेना है आपको, तो इस तरह की योग है। तो वो वैसे ही हुआ उसके साथ। और बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं भी आई मेरे पास जिसमें संतान नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ रेमेडीज दी उनको और उनको संतान हो गई। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग देखिएगा, एक्चुअली जैसे आपने रेमेडीज़ की बात करी तो अमूमन क्या होता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर होता होगा कि किसी को रेमेडीज़ दे दिया, कुछ प्रेडिक्शन कर दिया और वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं हुई, तो मीन्स वो प्रेशर महसूस करते हैं कभी? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कि हाँ, देखिए मैं पत्रिका जब भी देखता हूँ तो एक पत्रिका में 1.5 से 2 घंटे लगाता हूँ आराम से, क्योंकि कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शंस अगर गलत रही तो सामने वाले पे उसका बुरा असर होगा। इसलिए पत्रिका को बड़े ध्यान से देखते। एक पत्रिका मेरे पास आई थी, मुझे याद है, मैंने उस पत्रिका को 3 दिन तक स्टडी की, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो मैंने क्या किया, मेरे जो सीनियर्स हैं उनको मैंने दिखाया कि आप जरा देखिए, मेरे समझ में नहीं आ रही, कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके लाइफ में। तो वो जो मेरे सीनियर्स थे, 2-3 थे, वो उन्होंने भी उसको स्टडी किया, उनके भी समझ में नहीं आई। मैं कई बार ऐसे होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पत्रिकाएं होती है जो इजीली नहीं पकड़ में आती है। फाइनली फिर मैंने अपने गुरुजी को दिखाई वो पत्रिका कि सर आप देखिए हम थक गए।
तो सर ने उसको स्टडी किया और उसको पकड़ा, और फिर जाके फिर मैंने उसको प्रेडिक्ट किया, और वो सारी जो प्रेडिक्शन मैंने जो की उसके बाद में वो सारी उसके लाइफ से मैच हो गई। ये विशेषता है पत्रिका, मतलब प्रेडिक्शन की पत्रिका की, कि आप जब प्रॉपर वे से एनालाइज करेंगे पत्रिका को, आपकी हर चीज मैच हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें कि मतलब हम आम जन की तरह से देखें कि इंसान ज्योतिष तक क्यों पहुंच रहा है। एक होता है कि हम लोग ज्योतिष को मानते हैं, उसके बिलीवर हैं, हम लोग अमूमन भी ज्योतिष को लेकर के काम करते रहते हैं या उसको फॉलो करते रहते हैं। एक होता है कि कुछ लोग ज्योतिष की बात तब करते हैं जब वो लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे होते हैं। मतलब जी अब करियर की बात करनी है तो अब ज्योतिष की बात करते हैं, अब घर बनवाना है तो अब ज्योतिष की बात कर लेते हैं, या अब गाड़ी खरीदनी है तो अब ज्योतिष की बात कर लेते हैं, अब शादी करनी है तो अब ज्योतिष की बात कर लेते हैं। अगर इसके इतर अगर मैं बोलूं कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को इस एक विज्ञान के माध्यम से, जिसको हम ज्योतिष कह रहे हैं, इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जीना चाहे, और वो कहे कि लाइक कोई एक स्पेशल इवेंट छोड़ दीजिए, मैं दिन के 24 घंटे ही जो है ज्योतिष के माध्यम से जीना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि उसका जो समग्र उपयोग है मेरी ज़िंदगी में लगातार होता रहे, ऐसा कैसे कर सकता है कोई भी? या अगर कोई करना चाहता तो उसको क्या आपकी गाइडेंस रहेगी, कैसे करना चाहिए? देखिए, जैसे आप देखेंगे कि ज्योतिष में एक होता है विंशोत्तरी महादशा, मतलब हर ग्रह का एक टाइम पीरियड है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि उसकी इस समय कौन सी महादशा चल रही है, किस ग्रह का टाइम पीरियड है, और वह ग्रह उसके पत्रिका में, उसकी कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो हानि करेगा, पॉजिटिव तो वेरी गुड। तो साथ ही में जैसे जैसे आप लीजिए कि सूर्य महादशा चल रही है, सूर्य के साथ अन्य ग्रह भी चलेंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ऐसे और भी ग्रह चलते हैं। तो वो देखा जाता है कि सबसे पहले कि किस ग्रह का महादशा चल रही है और वो ग्रह किस पोजीशन में है, अच्छे या बुरे में, और साथ में जो अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा, जो अन्य ग्रह साथ में चल रहे हैं, उस ग्रह की क्या स्थिति है। अगर आप बैलेंस बना के चलते, मतलब ये कि जो ग्रह खराब है उसकी रिमेडीज, उसके उपाय करते हुए अगर आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके करियर में, आप जिस फील्ड को पकड़ के चल रहे हैं उसमें डेफिनेटली आप ग्रोथ करेंगे। बहुत मतलब बहुत श्योरिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ करेगा ही करेगा, क्योंकि ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी रोचक कहानी या कोई ऐसा वो आप हमें बताना चाहें इंसिडेंट, कि जब किसी ने करियर के मामले में आपसे सलाह ली हो, प्रेडिक्शन लिया हो और आपने कोई प्रेडिक्शन दिया हो? हाँ, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मेरे 10 साल के करियर में मैंने कुछ ऐसे लोगों के ओपिनियंस आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो उसमें एक छोटा सा बताऊँगा आपको। मैं मथुरा में, जब वृंदावन में मैं किसी आश्रम में हम लोग रहते थे, तो मेरे साथ एक बच्चा साथ में रहता था, उसकी पत्रिका मैंने देखी थी। तो वो जानना चाह रहा था कि मैं करियर में आगे चल के क्या करूं। तो मैंने उससे कहा था कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना, इस फील्ड में नहीं जाना। वो जिम ट्रेनर बनना चाह रहा था और बाद में जिम ट्रेनर बना भी, और फिर उसने उसी को प्रोफेशन बनाया था। और मैंने उससे स्पेशल कहा था कि इस प्रोफेशन को नहीं चूज करना, ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, सूट नहीं करेगा। भले आप जिम ट्रेनर बन गए हो, मगर इसको प्रोफेशन नहीं बनाना, इसी पे निर्भर नहीं रहना। अच्छा, मैं किसी काम से कहीं चला गया और 2-3 महीने के लिए, और उसने उसी प्रोफेशन में उतर गया। वो लॉस कंटिन्यूस 3 साल तक लॉस रहा वो। जब उसने बहुत प्रयास किए, बहुत हाथ पैर मारे कि मैं इसी फील्ड में ग्रोथ करना चाहता हूँ, मैं करूँगा 2-3 साल लगभग उसने प्रयास किया, फेल हो गया। तब वो जब हताश हो गया पूरी तरह से, तब उसने मुझसे पूछा कि मुझे बता, मुझे क्या करना है फिर। तो फिर मैंने कहा कि आप इस फील्ड में उतरिए, और इस फील्ड में उतरिए, आपको ग्रोथ दिखेगी। और फिर मेरे कहने के अनुसार उसने किया, और 6 महीने के अंदर ही फिर उसने ग्रोथ होना शुरू हो गया।
तो ये तो एक उदाहरण रहा। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके जीवन में जिन जिन लोगों को मैंने गाइड किया है, मतलब ज्योतिष के माध्यम से, जो हमारा वैदिक सनातन ज्योतिष है उसके माध्यम से मैंने जिन जिन लोगों को गाइड किया है उनकी ग्रोथ हुई है। कुछ लोग बड़े इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा कैसे होगा। मतलब आध्यात्मिक लोग होते हैं, ठीक है, बड़े भगवान में लीन रहने वाले लोग होते हैं, भगवान पे आस्था रखने वाले लोग होते हैं, वो मानते हैं कि मैंने बुरा नहीं करूँगा तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा, है ना। क्या कोई रिलेशन है ज्योतिष का स्पिरिचुअलिटी के साथ में? हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे हम पत्रिका में अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, उसमें एक योग होता है शापित दोष, मतलब किसी की बद्दुआ लेकर जन्म लेना। ओके। एक योग बनता है, उसको हम शनि चांडाल योग भी कहते हैं, शनि शापित दोष भी कहते हैं। अब वो व्यक्ति सरल है, उसने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं किया, अपना सरल अपने काम से काम रखता है, किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं, मगर उसके पत्रिका में अगर शापित दोष है, शापित दोष का मतलब होगा बद्दुआ लेके किसी की बद्दुआ लगी है। अब कब लगी, किस जन्म में लगी, ये नहीं पता, पर इस पत्रिका में, इस कुंडली में ये दिख रहा है कि वो इस दोष के साथ है, वो इस दोष के साथ जन्म लिया है। तो मैंने जितनी पत्रिका शापित दोष से रिलेटेड देखी है, जब बद्दुआ लगती है ना तो आदमी को उखाड़ देती है पूरी तरह से। वो कोई भी कुछ भी करे, मतलब किसी भी फील्ड में वो स्टेबल नहीं हो सकता, वो ग्रोथ नहीं कर सकता, मतलब कितनी ताकत लगा ले। मेरा जो अनुभव रहा 10 साल का, जितनी पत्रिका मैंने शापित दोष से रिलेटेड देखी है, एक भी सिंगल भी मैंने नहीं देखा कि वो ग्रोथ कर रहा है। वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, फिर वहां से उसकी प्रॉब्लम शुरू होती, फिर धीरे धीरे वो डाउनफॉल नीचे आना शुरू कर देता है, पूरी तरह से खत्म। इसमें जो एक मुख्य चीज देखी गई, जो शापित दोष होता है उसको ग्रह सुख के बिल्कुल नहीं देता, मानसिक सुख उसको बिल्कुल नहीं होता, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। स्पेशल विवाहिक सुख तो खत्म कर देता है वो पूरी तरह से। एक तो विवाह होगा नहीं, अगर हो गया तो दुखी रहेगा, सुख नहीं मिलेगा उसको। कुछ ना कुछ, या तो पत्नी उस तरह की होगी, या बच्चे उस तरह के होंगे, या कोई बीमारी होगी, कुछ ना कुछ होगा जिससे उसका ग्रह सुख खत्म हो जाएगा। तो हमारा ज्योतिष वैदिक सनातन जो है वो उसके उपाय भी देता है, उस दोषों से मुक्त आने के उपाय देता है, रेमेडीज देता है। तो जिसको हम शांति करवाते हैं अलग अलग प्रकार के, इसमें यह है शापित दोष की शांति। और मैंने देखा है जिन लोगों की मैंने शापित दोष करवाई है उनकी ग्रोथ हुई है। इसमें एक और चीज़ हमें जानना है, जैसे अमूमन कोई भी एक कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी एक सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत के बारे में आधी चीज़ें तो होती हैं जो सैद्धांतिक हैं, जो वाकई सही हैं, सटीक हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत फहमियों की तरफ फैलती हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मैंने आपसे सुना, आपने किसी और से सुना, उसने किसी और से सुना, लेकिन जब तक वो 10वें आदमी तक वो बात पहुँची वो बात ही बदल गई। तो गलत फहमियाँ आपके फील्ड में भी बहुत सारी होती होंगी लोगों को, जिसमें लोग ज्योतिष को के बारे में गलत फहमियाँ पाल लेते हैं कि अरे ये तो गड़बड़ है, या ये तो सिर्फ एक बिजनेस है, या कई ऐसी गलत फहमियाँ जो आपने फेस की हो लोगों से। नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई विशेष नहीं आई। मेरे पास तो वही ज़्यादातर लोग आए हैं जिनकी समस्या हुई, जो फंसे पड़े हैं, जिनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, दिक्कतें आ रही है, और ज़्यादातर वही लोग मेरे पास आए हैं। पर यह ज़रूर है कि लोगों के इसमें कुछ इस तरह की धारणाएं हैं। अगर हम लोग जैसे बात करें कि अभी आपने कहा कि कोई इंसान शापित दोष के साथ पैदा हुआ है या शापित दोष के साथ जन्मा है, उसको शाप लगा है, क्या ज्योतिष के माध्यम से पिछले जन्मों का भी लेखा जोखा मालूम किया जा सकता है, या देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? जी, जैसे मैंने कैसे करते हैं ये? ज्योतिष के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ज्योतिष जो है हमारे प्रारब्ध को दिखाता है कि व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय उसकी ग्रह नक्षत्र की स्थिति देखी जाती है, और उससे ये पता चल जाता है कि वो इसका प्रारब्ध क्या है, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में क्या क्या कार्य कर चुका होगा, अच्छे कार्य करके आया है या बुरे कार्य करके आया है, तो उसका स्वभाव उस तरह से होगा। एक तो बहुत क्रोधी होगा, एक बहुत लालची होगा, एक बहुत ज्यादा कामी होगा। तो यह जो योग बने हैं, कोई गरीब के घर में जन्म ले रहा है,
कोई बहुत रईस के घर में जन्म ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही प्रभाव है। जैसे आप देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारे हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन है ना। वो आज नहीं तो कल वो रिएक्ट करेगा, निश्चित रूप से करेगा। तो वही रिएक्शन आपकी पत्रिका के द्वारा में ट्रेस किया जाता है। और स्वभाव, आचरण, टेस्ट, हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है ना, हर व्यक्ति की चॉइस अलग है, हर व्यक्ति के जीवन देने का तरीका अलग है। तो क्यों? क्योंकि सबके कर्म अलग है, तो सबकी चॉइस अलग हुई, सबके टेस्ट अलग हो गए। अच्छा, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा है, मतलब अगर हम लोग बात करें पिछले 50 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, तो जो आजकल की मॉडर्न जो एक मेडिकल साइंस है वो उतना ग्रोथ नहीं किया था उसने। उससे पहले की बात करें तो बच्चे का जन्म होना या वो किस नक्षत्र में पैदा हो रहा है, किस टाइम पे पैदा हो रहा है, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में था, या मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक था, नेचुरल था। आज की डेट में क्या बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सिजेरियन कर लिया, या तो कभी कोई केस ऐसा आपके पास आया? दो तीन केसेस आए मेरे पास कि पंडित जी टाइम बता दीजिए, बढ़िया टाइम कौन सा है? उसने मुझे देखो, एक चीज है, हम उस परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते, उसके साथ चीट नहीं कर सकते। भगवान ठगों के ठग है, भगवान के साथ ठग करेंगे ना तो भगवान सबसे बड़े ठग है, ठग लेंगे, ऐसा ठगेंगे कि कहीं कहीं नहीं रहेंगे। तो 2-3 केसेस मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा होने वाला तो मुझे वो एक शुभ मुहूर्त बताइए, कोई बताइए जिस समय जन्म हो। हाँ। तो मैं जानना चाह रहा कि आप मुझे ये बताएं। मैं अक्सर पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप अपने डेली रूटीन लाइफ में आध्यात्मिक कुछ साधना करते हैं, आप कुछ जप करते हैं, आप कुछ नियमों का पालन करते हैं, आपने कोई गुरु दीक्षा ली है, क्या आप कोई सत्संग करते हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बहुत विद्वान हो, बहुत सज्जन हो, हाँ, और उसमें बहुत सारे गुण हो, क्वालिटीज हो, वो ऐसे अगर आप सोचते हैं तो होता नहीं है। और ऐसे हुआ, एक केस आई मेरे पास, उसने मुझसे कही कि पंडित जी आप मुझे एक ऐसा मुहूर्त बताए जिससे मैं अपने बच्चों को जन्म दे सकूं। तो मैंने बता तो दिया, मगर हुआ नहीं। वो टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, और वो थोड़ा सा टाइम जो चेंज हुआ वो एग्जैक्टली उल्टा हुआ। वो जो बच्चा अच्छा होना था वो एग्जैक्टली डेंजरस, जिसको हम कहेंगे क्रूर या क्रिमिनल टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा घातक समाज के लिए। तो फिर शिकायत नहीं आई आपके पास कि ये तो नहीं, हमने तो टाइम दिया था, उस टाइम में हुआ ही नहीं ना। वो डॉक्टर की गलती है, वो डिले कर गया। क्या जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जन्म की बात कर रहे हैं, तो क्या ज्योतिष ये भी बताता है कि जो हमारे एंसेस्टर रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे हमारे जो वैदिक सनातन पद्धति है, जो सनातन धर्म है, इसमें हमें वर्ष में एक बार आता है पितृपक्ष। वो वही होता है कि हमारे जो भी हमारे परिवार में, कुल में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो पत्रिका के माध्यम से हम इस चीज को देखते हैं कि वो जो व्यक्ति मरा हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी डेथ हुई है, क्या वो मुक्त हुआ है या अभी भी घूम रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से क्लियर होगा। उस पीढ़ी में, उस परिवार में जब कोई जन्म लेगा, किसी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उस पीढ़ी में, उस कुल में कोई जन्म लेगा, तो उसकी पत्रिका में दिख जाएगा वो कि इस परिवार में जो मरे हुए व्यक्ति है अभी भी है या घूम रहे हैं। तो उसी को हम पितृदोष कहते हैं। और पितृदोष के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। उस परिवार में आप देखेंगे कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, भाइयों में हमेशा अनबन बनी रहेगी, कोई भी काम करेंगे उसमें अड़चनी आएगी। बेसिकली ऐसा देखा गया कि संतानें होती नहीं, पहले तो शादी नहीं होती, और शादी हो गई किसी तरह से तो बच्चे नहीं होते, अब बच्चे हुए तो लड़कियां होगी, लड़के नहीं होते, और एक व्यक्ति परिवार में हमेशा बीमार रहेगा। तो एक केस, वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए और लाभ भी हुआ। एक इंसिडेंट्स आपको मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा
ऋषिकेश से मैं एक परिवार को ले गया था। हम लोग गए थे नासिक, त्र्यंबकेश्वर। ओके। ये बहुत फेमस जगह है हाँ। इस तरह की शांतियों के लिए। तो पितृदोष की शांति थी वो। उस माता के उसमें पता नहीं क्या था वो। मैंने जब उसकी पत्रिका, उसके हस्तरेखा उससे मैंने जब ट्रेस किया तो पता चला कि इसके लाइफ में, मतलब इसकी कुंडली कह रही है कि ये इसमें पितृदोष है। और हुआ क्या था कि जब मैंने उससे पूछा कि ये कह रही है पितृदोष है, तो आप मुझे बताएं आपके परिवार में किसी की डेथ हुई है? तो उसने कहा बाबा मेरे 10 बच्चे मरे हैं। कुछ तो ऐसे पेट में मर गए, कुछ जन्म होते ही मर गए, ऐसे 10 बच्चे मरे। तो मैंने कहा आपके यहाँ पितृदोष दिख रहा है, इसलिए आपके जो जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैं उनको उस परिवार को मैं ले गया था। ऋषिकेश से हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर। ओके। पूजा वगैरह हम करा के हम रिटर्न आ रहे थे। तो यही ऋषिकेश स्टेशन पे जो सीढ़ियाँ होती है इलेक्ट्रिकल जो चलती है ऑटोमेटिक, तो वो जो माता गिर गई और यहाँ माथे पे उसको चोट लगी, खून बहने लगा और बेहोश हो गई। जैसे गिरी वो बेहोश हो गई। 2-4-5 मिनट का समय होगा। तो जब वो बेहोश हुई तो उसने देखा कि उसको जो संतान जो मरे थे वो 10 बच्चे थे उसके। वो 10 के 10 बच्चे आए, उन्होंने उसका हाथ जोड़ा कि माता अब हम जा रहे हैं। तो जब उसको होश आया तो उसने ये बात बताई। एक घटना और बताता हूँ। आप देखेंगे बेसिकली जैन जो होते हैं, जैन धर्म फॉलो करते हैं, जो जैन धर्म जो होते हैं, जैन जो होते हैं, वो हमारी जो हिंदू संस्कृति में जो हम लोग जिस तरह से ये पितृदोष है ये सब करते हैं ना, वो लोग ज़्यादा नहीं मानते हैं। उनके कुछ और इस तरह के, जैसे हम लोग हर साल पितृपक्ष में वो सब करते हैं। मृत्यु के बाद भी हमारी जो विधियाँ होती है ना, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी सब हम करते हैं ना, वो सब वो लोग नहीं मानते हैं। उस परिवार से एक जो स्त्री थी वो मुझसे आज से 12 साल पहले कनेक्ट हो गई थी। तो उन्होंने अपनी पत्रिका मुझे दिखाई थी पूरे परिवार की। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी पत्रिका, आपके हर बच्चे में, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के, पति के और उसके पत्रिका में, सबके पत्रिका में दिखा रहा था कि आपके पत्रिका कह रही है कि आपके परिवार में स्ट्रांग पितृदोष है। स्ट्रांग। तो उसने कहा कि हम नहीं करते हैं, हम मानते नहीं है, हम मानते नहीं, हमारे परिवार वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, कुछ समय के बाद उसकी माँ की डेथ हो गई। ठीक, माँ की डेथ हो गई। जो प्रोसेस हम करते हैं मृत्यु के बाद, जितना सब जो क्रियाक्रम होता, उन्होंने उस तरह से नहीं किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने उससे कहा कि भाई ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी माँ को बहुत कष्ट होगा। मेरे कहने के बाद 8 महीने के बाद, ठीक 8 महीने बाद, उस स्त्री ने, मतलब लड़की, पहले तो एक्चुअली करना चाहिए लड़के को, लड़का इस चीज़ को तैयार नहीं हुआ। तो लड़की ने कहा क्या मैं कर सकती हूँ? तो मैंने बात की पंडित से, उन्होंने कहा कर सकते हैं। तो वह लड़की अपनी माँ के लिए त्र्यंबकेश्वर गई 8 महीने बाद। ठीक, उसने पूजन किया और पूजन करके जब वो आई, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उसकी माँ उसके बेटे के स्वप्न में आई और उसने कहा कि बेटा मुझे घर बुला लो, मुझे घर बुला लो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया। तो मैंने पंडित से फ़ोन करके पूछा कि ये क्या बात हुई। तो पंडित जी ने एक चीज़ कही कि 8 महीने से उसकी माँ प्रेत बन के घूम रही थी उसी घर में, भाई के घर पे। वो माँ थी ना उसकी, ये तो शादी होकर इस तरफ आ गई थी। तो अपने घर में 8 महीने से प्रेत बन के घूम रही थी। जैसी पितृदोष की शांति हुई, जो भी पूजन था, तो नियम यह है कि जो वो होते हैं ले जाने वाले दूत, वो पकड़ के ले जाते हैं। एक नियम यह है कि जब पितृदोष होता है तो क्या करते हैं, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो 13वीं के बाद, 13वीं का भोजन वगैरह करते हैं ना हम लोग, उसके बाद उसको अंगूठे के समान एक शरीर प्राप्त होता है। उसको फिर ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। 1 साल तक ट्रैवलिंग होती है। यही कारण है कि 1 साल तक कोई शुभ कार्य उस परिवार में नहीं करते हैं। और हर तिथि में, जिस तिथि में उसकी मृत्यु होगी,
उस तिथि पे हम दान करते हैं, भोजन कराते हैं साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, भूखों को दान भी करते हैं। उस पर्टिकुलर जिसकी मृत्यु हुई उसको जो प्रिय है वही भोजन कराएंगे, उसको जो प्रिय चीजें लग रही थी वही चीजों का दान करेंगे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब ट्रैवलिंग शुरू होती है वो तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो जो चीजें उसको खिलाते जाएगी उस पर्टिकुलर तिथि में वो उसको मिलती जाएगी। वो ट्रैवलिंग आसान हो, बेसिकली ट्रैवलिंग बहुत कंफर्टेबल, और उसके लिए जितनी प्रार्थनाएं करेंगे वो उसको मिलती जाएगी। तो ये चीज़ है। तो देखा आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी समझनी बाकी हैं, एक्सप्लोर होनी बाकी हैं। हम जैसे नए लोगों को जो ज्योतिष के बारे में इतनी जानकारियां नहीं रखते, उनको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी। आगे कुछ और एपिसोड्स में हम दोबारा मुलाकात करेंगे स्वामी जी से और जानेंगे और बहुत सारी इनसाइट्स के बारे में। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले एपिसोड्स के अंदर। थैंक यू सो मच।